एक महीना हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सबके साथ होता है। ये लंबा संघर्ष का रास्ता है, परेशानियां आती, लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों को गिनाने का ये वक्त नहीं। जिस दौर से हम लोग, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज गुजर रहा है, और जो एक भयानक खेल चल रहा है, पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इसलिए नहीं लाते कि साहब कुछ राज्यों में हम जीते, कुछ राज्यों में हमारे, लगातार ये सवाल भी आते हैं, उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। 2024 में मुझे याद है, मैं और जयराम रमेश जी इसी मंच पर बैठे थे, हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया था, तब भी हमने कुछ इंगित किया था। उसके बाद राहुल जी ने एक बहुत विस्तृत प्रेस वार्ता की हरियाणा के वोट चोरी के विषय, कर्नाटका के अलंग जहां 6015 वोट का हेरफेर कैसा हुआ था, वो आप सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतराल में 40 लाख कैसे नए वोट इंसर्ट कर दिए गए, लिस्ट में डाल दिए गए, वो हमने आप सबके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग आपके सामने वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड्स, उसके अलावा SIR की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया है। ये इस देश में और हमारे जैसे लोकतंत्र के इतिहास में, अगल बगल के देशों का मैं नहीं उदाहरण लेना चाहता, मैं नहीं चाहता भारत की तुलना हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से, लेकिन ये कहीं देखने को नहीं मिलता जहां भी एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारे देश में एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र रहा है, उसमें इस तरह का 3 तरफा हमला, मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि जो लोकसभा के परिणाम थे, जिसमें एक माइनॉरिटी सरकार चलाने पर नरेंद्र मोदी जी को विवश कर दिया, उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले कीचड़ फैलाया। जहां जहां कीचड़ फैलाया, वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं, वहां तो आप नहीं कहते कि SIR की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें जितनी भी अब इनकी बड़ी है, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। यही होगा अगर हम सही वक्त पे, हम और आप जागे नहीं। बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम, हम सब आवाजें उठाते रहे, भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, TMC और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे, साहब कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था? कीचड़ फैलने से रोकने का काम था, हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट कर लोकतंत्र को दागदार। ये हमारी शिकायत चुनाव आयोग से, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। हम TMC के खिलाफ लड़े बंगाल में, आप सबने देखा, मजबूती से लड़े, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था।
चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया, सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया, बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। यह मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, यह मायने नहीं रखता कि हमने चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर छीटाकशी की। मायने यह रखता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो नतीजों का नुकसान अगर हमारे प्रतिद्वंदी को भी होता है, धांधली का प्रभाव से होता है, तो उस पर हम आवाज उठाएंगे। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने इतना सैद्धांतिक स्टैंड, सैद्धांतिक एक बात इस दौर में कही जहां सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा लगता है कि समाप्ति हो चुकी। आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट क्या है? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है, 21वीं शताब्दी। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इटलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट नहीं दिया मुसलमानों। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर है, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा है, ये इनके कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिए। आप टारगेटेड तौर पर जहर उगलते हो एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं बोलते। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी, दलित हो या आदिवासी, बुद्धिस्ट हो, कोई हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ और हमें गर्व है इस बात।